आरएल सीरीज सर्किट मतलब एसी थ्रू आरएल मतलब रजिस्टर इंडक्टर सीरीज सर्किट। आपके एनसीईआरटी में ये अलग से गिवन नहीं है, तो भी बता दो कि एनसीईआरटी में ये अलग से गिवन सेपरेटली गिवन नहीं है। तो एक रजिस्टर है, फिर एक इंडक्टर है। एक्चुअली ये पढ़ा इसीलिए रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आइडियली इंडक्टर का आइडियल होना पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई इंडक्टर हो उसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो और रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, कैपेसिटर ले लो, इंडक्टर ले लो, रेजिस्टर ले लो, कंडक्टर ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो, रेजिस्टेंस हर जगह मिलेगा। तो रेजिस्टेंस इज ओमनी प्रेजेंट। तो आर एल सीरीज सर्किट हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया। इसका वोल्टेज वी आर, इसका वोल्टेज वी एल। इसको हमने एसी सप्लाई की। चलो यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। अब आपको याद होगा, अभी मैंने इसीलिए रफ में आपको साइड में लिखवा दिया है, आप उसमें देखो। रजिस्टर में फेज 0 है और इंडक्टर में फेज 90 है। आपने लिख रखा होगा साइड वाले पेज पे। तो मैं इसका अगर फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझते हैं। रजिस्टर का वोल्टेज ये है वी आर और इंडक्टर का वोल्टेज वी एल। ठीक है। और सर्किट कंबाइंड है, रजिस्टर इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ना तो ये परफेक्टली जीरो होगा रिजल्टेंट पोटेंशियल, और ना ही परफेक्टली 90 होगा। ये इन बिटवीन कहीं होगा। अब इन बिटवीन का मतलब आप अपने दिमाग में 45 डिग्री मत सोच लेना। 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर एंड एल। आर स्ट्रांग होगा तो 0 की तरफ होगा, एल स्ट्रांग होगा तो 90 की तरफ होगा। लेकिन वो इन बिटवीन, इनके बीच कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वी आर एस। ठीक है। अगर मैं इसे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये वी एल है तो ये कंपोनेंट भी वी एल कहलाएगा। ठीक है। तो मेरे तीन पर्पज है, एक तो फाई निकालना, और दूसरा रिएक्टेंस निकालना, और तीसरा फेजर डायग्राम बनाना। फेजर डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया। अब पर्पज क्या है, फाई निकालना। तो टेन फाई क्या होगा, दिस एंगल इज फाई, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है। फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। ये जो वी आर है इसी पे आई आर एम एस भी होगा क्योंकि वो दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। तो देखिए टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वी एल बाई वी आर, वी इज व्हाट, आई आर एम एस इंटू एक्सएल अपॉन आई आर एम एस इंटू आर। ये कैंसिल हो गया। तो टेन फाई क्या हो गया, एक्सएल की जगह ओमेगा एल बाई आर। तो फाई बिकम्स टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। यही अगर मुझे कॉस फाई निकालना होता, कॉस फाई आगे बताऊंगा कि कॉस फाई किसे कहते हैं। कॉस फाई एक्चुअली में पावर फैक्टर को कहते हैं। ठीक है। तो कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है वी आर, अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जेड। तो ये आर अपॉन जेड आ जाएगा। अभी आप इस चीज को इग्नोर करके चलो, इसे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ना आपको आर पता है ना कॉस फाई पता है, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो अभी आप अपना दिमाग कॉस फाई पे मत ले जाओ। ठीक है ना। फाई निकाल लिया आपने। अब मुझे इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस, देखो इम्पीडेंस क्या होता है, आपने कंडक्टर के लिए पढ़ा रेजिस्टेंस। मैं चाहता तो इसे अलग से बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
और आपने कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में पढ़ा रिएक्टेंस। जब कैपेसिटर या इंडक्टर के अपोजिशन की बात आई तो आपने एक नया वर्ड पढ़ा, रिएक्टेंस। अब इम्पीडेंस कब यूज होगा? इम्पीडेंस का मतलब भी अपोजिशन ही है, और इसकी ऐसा यूनिट भी ओम है। इट इज डिफाइंड एज टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सर्किट। टोटल अपोजिशन offered by a circuit. Total, focus on the word total. तो टोटल में रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रिएक्टेंस भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो ये टोटल का मतलब सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हैं सबको मिला के जो नेट मिलता है हमें, नेट अपोजिशन या टोटल अपोजिशन, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और आप जितने भी डिवाइस देखोगे उन सब पे, एसी के आप जितने भी डिवाइस देखोगे, अगेन मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एसी, डीसी के डिवाइस पे नहीं, एसी पे वर्क करने वाले आप जितनी भी डिवाइस देखोगे, अभी अगर आपके पास सामने कोई स्पीकर रखा हो या कोई म्यूजिक सिस्टम रखा हो, आप उसके पीछे देख सकते हैं वहां पे इम्पीडेंस वर्ड लिखा हुआ है। इम्पीडेंस 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, ये 4 कैटेगरी में आते हैं। साउंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपके डिवाइस हैं जो एसी पे वर्क करते हैं, वहाँ आपको रेजिस्टेंस वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, उस पर लिखा होगा इम्पीडेंस। मतलब इट इज टोटल अपोजिशन ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, बोथ। तो Z का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन वही ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ R की जगह Z हो गया है, V की जगह वी आर एम एस हो जाएगा, I की जगह आई आर एम एस हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, तीन चीजें हैं, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस। काम एक ही है, नाम तीन है। काम एक, नाम अनेक। सबका काम अपोजिशन ही है। अगर अपोजिशन कंडक्टर शो कर रहा है तो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर अपोजिशन कैपेसिटर या इंडक्टर, इन दोनों में से कोई शो कर रहा है तो उसे रिएक्टेंस कहेंगे। और किसी सर्किट का टोटल, अब टोटल में चाहे कोई रेजिस्टेंस अकेला हो या इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो या इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन हो, टोटल opposition of a circuit is called impedance. It will include both resistance as well as reactance। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? VRMS by IRMS। तो अब जरा देखते हैं कि हमें करना क्या है अपने सर्किट में। तो देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखो, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा? वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वी एल को क्या लिख सकते हैं आप? आई आर एम एस इंटू एक्सएल, प्लस वी आर को क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस कॉमन लो, बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी आर एम एस को आई आर एम एस के नीचे ले आइए, तो वी आर एम एस बाई आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को आप क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। डेरिवेशन कंप्लीट। आर एल सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। हमें फाई चाहिए था, मिल गया। जेड चाहिए था, मिल गया। फेजर डायग्राम हमने बना। आर एल सीरीज सर्किट, सॉरी, आर एल सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। एसी थ्रू
RC series circuit. ठीक है, RC means I have a resistor, then I have a capacitor. रेजिस्टर का R, कैपेसिटर का C, इसका पोटेंशियल VR, इसका पोटेंशियल VC। इसको AC सप्लाई दिया, ठीक है। तो फेजर डायग्राम फिर से चाहिए मुझे, तो आपको पता ही है कैपेसिटर विल मेक लीड टू करंट, मतलब वोल्टेज विल लैग बाय पाई/2। और रेजिस्टर चाहता है कि वोल्टेज एंड करंट शुड कम इन फेज, मतलब रेजिस्टर चाहता है कि वह फेज में आ जाए, और कैपेसिटर चाहता है कि वोल्टेज लैग करे। वही जो इंडक्टर में हुआ, इनके बीच कोई एंगल होगा फाई, जो कि RLC सीरीज सर्किट का फेज डिफरेंस होगा। तो सारे स्टेप्स सेम है। अभी मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ये VRMS हो गया, ये VC है, वो इधर वाली लाइन VR है। टेन फाई चाहिए। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर VC बाई बेस VR। VC क्या होगा, IRMS इंटू XC अपॉन VR क्या होगा, IRMS इंटू R। कट गया, तो टेन फाई क्या आ गया, XC। XC मतलब 1/ωc इंटू, फेज डिफरेंस मिल गया मुझे, टेन फाई की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इम्पीडेंस आ जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या होगा, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। प्रोसेस रिपीट करिए, प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। पिछली बार जो किया था सब कुछ वही हो जाएगा, IRMS कॉमन लेके बाहर आ गया, यहाँ बच गया XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी को आप इम्पीडेंस कहेंगे। डेरिवेशन कंप्लीट। तो अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। LCR series circuit, most important of this chapter, AC through LCR series circuit। अब इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने कुछ इस तरीके से किया था। मैं एक रिकैप दे देता हूँ आपको। हम यहाँ पे वोल्टेज लेते थे, ये V ले लिया, और यहाँ पे करंट लेते थे हम, इसको ओमेगा टी कह देते थे और इसे फाई कह देते थे। इसी वे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसी वे में आप R, L और C के लिए अलग अलग इसे पढ़ेंगे। इसी वे में मैं आपको RL और RC भी समझा सकता था, लेकिन वहां मैंने एक स्पेशल केस लिया और ओमेगा टी को जीरो मान लिया। ओमेगा टी जीरो होगा तो ये वाली जो लाइन है ये इसी एक्सिस पे आ जाएगी और आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये 90 हो गया, ये V हो गया, ये I हो गया। या फिर आप इसे I लिख दीजिए, इसे V लिख दीजिए इंडक्टर के केस में। मतलब ग्राफ को मैंने सिर्फ रोटेट किया है आपके लिए, इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया है। तो आप में से अगर कोई ये सोच रहा होगा कि लास्ट क्लास में तो किसी और तरीके से बनाया था सर ने, अभी किसी और, यहाँ पे आप पाइथागोरस इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है, अगर फिगर को मैं इस फॉर्मेट में नहीं बनाता तो आपको पाइथागोरस अप्लाई करने में और उसे समझने में अच्छी खासी दिक्कत आती है। अब LCR सीरीज सर्किट तो जरा समझते हैं। पहले तो सर्किट बना दो, LCR
LCR सीरीज सर्किट, LCR। एल में पोटेंशियल VL, इसमें पोटेंशियल VC, इसमें पोटेंशियल VR। लो जोड़ दिया इसे हमने एक AC सप्लाई से, ठीक है। तो जरा फेजर डायग्राम पे नजर डालते हैं। ये हो गया मेरा VL, ठीक है जी, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ये हो गया मेरा VR, यहीं पे आपका IRMS आ जाएगा। तो IRMS से इंडक्टर का पोटेंशियल 90 डिग्री लीड कर रहा है, यही होता है। और कैपेसिटर का पोटेंशियल 90 डिग्री लैग करता है, तो इसका नीचे की तरफ हो गया VC। अब यहाँ समस्या है, अब यहाँ थोड़ी सी समस्या है कि फेज कहाँ हो। तो उस फेज का डिसीजन करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि विच इज ग्रेटर, VL इज ग्रेटर देन VC और VC इज ग्रेटर देन VL, विच इज ग्रेटर। तो अगर VL बड़ा है VC से, मतलब इंडक्टर इंडक्टर इज मोर पावरफुल, मतलब ये देसी लैंग्वेज हो गया पावरफुल, यहाँ पावरफुल जैसा वर्ड नहीं आएगा। इंडक्टर का ज्यादा दबदबा है, मतलब इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा है, VL ज्यादा है। तो इस तरीके के सर्किट को हम इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। ऑल्दो इट इज LCR, लेकिन इंडक्टर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसीलिए हम उसे इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। मैं यहाँ कॉलम में समराइज कर देता हूँ आपके लिए, वहां लिखने से बेहतर है कि मैं साइड में आपको ये चीजें लिख के बता दूं। इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। अगर VC बड़ा है VL से, आप समझ गए, कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अगर दोनों बराबर हैं, अगर VL और VC बराबर हैं, दे आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहां हम केस मान के चलते हैं कि VL बड़ा है VC से। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि रेजिस्टर है ही नहीं, इसका रोल ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि अभी रजिस्टर है ही नहीं, रजिस्टर है ही नहीं। ये सिर्फ IRMS लिख रहा हूं मैं, VR नहीं लिख रहा। अभी अभी रजिस्टर है ही नहीं, आप ये मान लो। तो क्या होगा, अगर VL बड़ा है VC से, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये हो गया, और इसे आप कहेंगे VL माइनस VC, मतलब VC को घटा के जो बचा वही नेट पोटेंशियल आपने कंसीडर करना है, VL माइनस VC। अब आप समझिए कि यहाँ रजिस्टर भी है, रजिस्टर पहले भी था, थोड़ी देर के लिए हमने उसे मान लिया कि रजिस्टर नहीं है, और फाइट सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की फाइट में इंडक्टर जीत गया, क्यों? क्योंकि VL बड़ा था VC से। तो इसका रिजल्टेंट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ हो गया, VL माइनस VC उसकी वैल्यू है, और रजिस्टर का वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। तो होगा क्या अब यहाँ, अब रजिस्टर आएगा कंपटीशन में, और वही होगा जो RL सर्किट में हुआ था। यहाँ बीच में कहीं समझौता होगा, ये फाई एंगल बन गया, ये आपने ट्रायंगल कंप्लीट किया, और सारा प्रोसेस वही रिपीट। देखो कैसे, जो आपने पिछले दो सर्किट में किया वही रिपीट होगा। 10 फाई, आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एंड होने वाली है।